एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2 लाख करोड़ का, जिसकी नेट इनकम है 15,000 करोड़ की। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आईटीसी के बारे में। ये एक ऐसा शेयर है जो हर एक इन्वेस्टर ना इसके बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, समझना चाहता है। एक ऐसा शेयर है जो हर एक एनालिस्ट का वन ऑफ द फेवरेट शेयर है। किसी को भी इक्विटी शेयर मार्केट में कैसे एक कंपनी को एनालाइज करना चाहिए सीखना होना, तो आईटीसी का एनालिसिस डिटेल में देख लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आईटीसी का एनालिसिस तो करेंगे ही, कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन भी करेंगे जो आई एम वेरी श्योर आपने कितने भी वीडियो देख लियो आईटीसी के ऊपर, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसा व्यू पॉइंट आपको मिलेगा इस वीडियो में जो आपको अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं मिला होगा। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंटर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो आपको हर एक कंपनी के एनालिसिस करते वक्त सिंपल पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। आप घर बैठे भी किसी भी कंपनी का एनालिसिस अपने आप कर पाएंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए, सीएस, सीएफपी, एलएलबी। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको लगे यूजफुल तो इन्वेस्ट आज फॉर कल के ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का पार्ट बन जाइएगा। यह है उसका स्क्रीनशॉट। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। ओरिजिनल में 70,000 से ऊपर मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट, समझना शुरू करते हैं एक एक पॉइंट आईटीसी के बारे में। आईटीसी के बेसिक्स में बात करें और बेसिक समझने की कोशिश करें, एक ऐसी कंपनी जिसे पहले इंपीरियल टैबेको कंपनी के नाम से जाना जाता था। नाम में ही पता चल रहा है टैबेको मतलब सिगरेट, इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस होने वाला है। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 50,000 करोड़ से ऊपर का फ्री रिजर्व, 15,000 करोड़ से ऊपर की नेट इनकम। एक ऐसी कंपनी जिसके पास डेट के नाम पे कुछ भी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं इसे। इस कंपनी के टोटल 5 बिजनेसेस है। पांचों को समझने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हर बिजनेस से कितना प्रॉफिटेबिलिटी, कितना रेवेन्यू शेयर आता है आज के दिन पे। सबसे पहला बिजनेस और सबसे मेन बिजनेस है सिगरेट का। सेकंड है एग्री बिजनेस। थर्ड है एफएमसीजी अदर्स। देखिए, सिगरेट को अलग रखते हैं और एफएमसीजी अदर्स को अलग रखते हैं। ये हो गया इनका थर्ड बिजनेस। फोर्थ बिजनेस है ऐसा जिसकी क्लासमेट की नोटबुक में तो आपने भी कभी ना कभी यूज की होगी। जी हां दोस्तों, फोर्थ बिजनेस है पेपर एंड पैकेजिंग का और फिफ्थ बिजनेस है होटल बिजनेस। अब हम देखने की कोशिश करते हैं लास्ट एक क्वार्टर में क्या रेवेन्यू शेयर रहा है हर एक बिजनेस से। मोर देन दैट, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या रहा है। लास्ट क्वार्टर के रेवेन्यू शेयर ना थोड़े से डिस्टॉर्टेड है बिकॉज कोरोना वायरस, कोविड, लॉकडाउन, इन सब के चलते होटल बिजनेस में थोड़ा सा स्लो डाउन था। हम देखने की कोशिश करते हैं। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। सिगरेट बिजनेस जो इनका सबसे बड़ा कैश काउ है, एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे इस कंपनी की मेजर प्रॉफिटेबिलिटी आती है। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट क्वार्टर में 32.10% रेवेन्यू शेयर सिगरेट से मिला है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट की बात करें तो 40.59%। एग्री बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जिसमें ये काफी अच्छा एक्सेल करते जा रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं 31.20% लास्ट एक क्वार्टर में। लास्ट एक फाइनेंशियल ईयर की बात करी जाए तो 19.61% का रेवेन्यू शेयर रहा है। एफएमसीजी अदर्स, इसमें देखिए सिगरेट के अलावा जितने भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। 28.10 लास्ट क्वार्टर में, 24.59 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर के फिगर्स थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप समझ पा रहे होंगे। पेपर एंड पैकेजिंग के हमेशा 8% से लेकर 12% के बीच में इसमें रेवेन्यू शेयर रहा है। होटल में ऑब्वियसली लास्ट एक क्वार्टर में तो 0.02% ही रहा है, बट यूजुअली अराउंड 3.52% रहा था लास्ट एक साल में। ये हमें समझना पड़ेगा कि इसका रेवेन्यू पैटर्न कैसा होता है। जब भी हम कंपनी के बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, कहां से रेवेन्यू आ रहा है और कितना परसेंटेज रेवेन्यू आ रहा है, ये देखना जरूरी होता है। और अगर आईटीसी के कुछ ऐसे ब्रांड्स की बात करें ना जो आप भी जानते हो, ये मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप भी आईटीसी के कुछ ब्रांड से फेमिलियर हो सके। सनफीस्ट बिस्किट आप सभी को पता है, आशीर्वाद आटा, क्लासमेट जो नोटबुक्स आती थी वो सभी ने यूज करी है, नूडल्स, शावर जेल, ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स है। चाहे हो वो बिंगो चिप्स, ये ऑलमोस्ट सारे ऐसे ब्रांड्स है जो इस कंपनी में 2,000 करोड़ से 5,000 करोड़ का टोटल ग्रोथ रखते हैं, टोटल वैल्यू रखते हैं। आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमें देखिए, अभी हमने कंपनी के बेसिक्स समझ लिए, अब हमें देखना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशनल पैटर्न कैसा है, एफआईआईज और डीआईएस की क्यों होल्डिंग है, होल्डिंग चेंज होने का कारण क्या है, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड, अब हम समझेंगे कि इसमें इंस्टीट्यूशन की क्या होल्डिंग रहती है। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। एफआईआईज की होल्डिंग मार्च 2018 में 18% के आसपास थी, जो घटते घटते 14.60% हो गई है। मुझसे पूछा जाए कि एफआईआईज और डीआईएस में से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए हमेशा एफआईआईज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एफआईआईज का रेवेन्यू शेयर कम होने का कारण पता है क्या है? बहुत ही सिंपल है, ईएसजी कंसर्न मतलब एनवायरमेंट रिलेटेड कंसर्न्स है इस कंपनी में।
क्योंकि ये कंपनी सिगरेट इसका मेन रेवेन्यू आता है, जिसकी वजह से बड़ी कंपनीज को, FIIs को ये कंपनी थोड़ी पसंद कम आती है। क्योंकि देखिए आज अब अभी हम सभी समझ रहे हैं, आज हम इस पे इतना इंपॉर्टेंस शायद ना दे, बट आने वाले समय में एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो भी कंपनी एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होगी उनको कोई भी बड़ा इन्वेस्टर पसंद नहीं करेगा। अभी जो आईटीसी, आपको पता होगा लास्ट कुछ समय में आप सुन रहे होंगे आईटीसी से रेगुलरली कि ये सिगरेट बिजनेस से हट के बाकी एफएमसीजी प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनकी कोई अचानक से नियत बदली है, इनको अचानक से सपना है कि चलो ठीक है यार अब मैं सिगरेट का काम कम करता हूं, बाकी जगह फोकस करता हूं, इवन आफ्टर नोइंग कि इनका जो सिगरेट का काम है वो इनका सबसे बड़ा कैश काउ है। सिगरेट के काम से इन्हें सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, उसके बावजूद भी ये सिगरेट से बाकी सब जगह फोकस करने का कारण क्या है? यही है एनवायरमेंटल कंसर्न। एनवायरमेंटल कंसर्न के कारण ही इस कंपनी में एफआईआईस का और बड़ी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है। उसी के साथ साथ डीआईएस की बात करें तो उनका इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ रहा है। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, 37% से बढ़ते बढ़ते 42% हो गया। डीआईआईस का बढ़ने का कारण एक ये भी है, जितने भी इंडेक्स फंड है, ऐसे फंड है जो ईटीएफ है, उन सभी का शेयर इसमें बढ़ रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा क्योंकि आईटीसी इंडेक्स का निफ्टी 50 का एक मेजर पार्ट है। इसको समझने के लिए हम एक काम क्या करते हैं, इसके जो मेजर ओनर्स है ना उनकी तरफ नजर डालने की कोशिश करते हैं। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ ऐसे ईटीएफ्स है जो इसमें अच्छा स्टेक रखते हैं। उनका कारण सिंपल है, उन्हें तो इंडेक्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके कारण डीआईएस का जितना इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है वो मेरे लिए इतना ज्यादा अट्रैक्टिव या इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं लग रहा। उसका कारण यह है क्योंकि ईटीएफ्स को तो मैप करने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर जब भी आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे ना, इंश्योरेंस कंपनीज का इसमें काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मोर देन दैट, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का इसमें 7.94% का इन्वेस्टमेंट है। देखिए अभी गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट के मूड में है, अगर डाइवेस्टमेंट और होता है तो ये एक ऐसा पार्ट है जो मार्केट में आ सकता है फ्री फ्लोट में, जिसके कारण ओवरहेड सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी और इस कंपनी में हो सकता है कि इस कंपनी को आने वाले समय में थोड़ी ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ जाए। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इसके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट है। अगर 7.94 आज के दिन तो ना ये 7.94 एक ऐसा परसेंटेज है, ऑलमोस्ट इसके आसपास का परसेंटेज जो एकदम लॉक्ड इन है। फ्री फ्लोट में टू बी ट्रू सेंस वो है ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने होल्ड कर रखा है। बट अगर ये डाइवेस्टमेंट हुआ, अगर ये बेचने की बात हुई, तब मार्केट में ये ओवरहेड सप्लाई भी आ जाएगी, जो हमें ध्यान रखना जरूरी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं टबैको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया लिमिटेड 24% का स्टेक रखती है। इस कंपनी में कोई भी प्रमोटर्स नहीं है, बट टबैको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया लिमिटेड एक अच्छा स्टेक रखती है और एक अच्छा शेयर रखती है। और ये एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा टबैको बिजनेस में, सिगरेट के बिजनेस में कंपनी को और पुश करने की कोशिश करती है। ये हमें समझना जरूरी है। इंस्टीट्यूशन पैटर्न को अगर कंक्लूड किया जाए तो ओवरऑल बेसिस पे इंस्टीट्यूशन की बात करें तो स्टेबल पैटर्न है, बट एफआईएस का रेगुलरली स्टेक घट रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मोर देन दैट, बड़ी कंपनीज अब यहां पे थोड़ा सा कंसर्न हो रहा है उन्हें इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी भी देखिए फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट है कि ये बहुत ज्यादा एफएमसीजी में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। वो फ्यूचर की बात है, हम तो आज की बात करते हैं। आज भी इस कंपनी का एक मेजर बिजनेस टबैको से जो एनवायरमेंट को हार्म करता है, इसको ध्यान रखते हुए ये एक कॉशियस पॉइंट है जो इंस्टीट्यूशन भी देख रहे हैं और हमें भी देखना जरूरी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे। इस सेगमेंट में हम क्या देखने वाले हैं कि इसके फाइनेंशियल्स क्या है और क्या फाइनेंशियल्स में हमें पॉइंट देखने होते हैं कभी भी किसी कंपनी के एनालिसिस करते वक्त। फाइनेंशियल्स में हमें देखना क्या होता है, सबसे पहले वो समझने की कोशिश करते हैं, ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेल्स ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या 15% से ज्यादा बढ़ रही है। सेकेंड हम ये देखेंगे कि अर्निंग्स, मतलब कि जो अर्निंग्स हो रही है, जो ईपीएस ग्रोथ रेट हो रही है, वो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या 15% से बढ़ रही है। थर्ड हम देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बढ़ा है अभी पिछले कुछ सालों में, और कंपेयर भी करने की कोशिश करेंगे कि पुराने सालों में कितना बढ़ता था। और लास्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। ये 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कभी भी हम किसी भी बैलेंस शीट को देखें। देखिए देखने के लिए बहुत सारी चीज होती है, बट ये 4 बेसिक पॉइंट है जो कोई भी इन्वेस्टर बड़े आराम से घर बैठे भी देख सकता है और काफी कुछ पता लगा सकता है कंपनी के बारे में। सबसे पहले सेल्स देखने की कोशिश करते हैं। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं 2020 में सेल्स सिर्फ 1% बढ़ी थी। 2019 में बात करी जाए तो सेल्स 11% बढ़ी थी। 2018 में बात करी जाए 1% बढ़ी थी। 2017 में 9% बढ़ी थी। मतलब जो सेल्स का हमारा क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम 15% की हमें ग्रोथ मिलनी चाहिए, वो अभी तक इस कंपनी में नहीं मिली है। ये हो गया पहला पॉइंट। नेट इनकम की बात करी जाए तो नेट इनकम भी आप चेकआउट कर सकते हैं। 2020 में तो अच्छा ग्रो हुआ है ऑलमोस्ट 21% से, बट पुराने फिगर्स में देखेंगे एटलीस्ट हमें 3 साल के कंपेयर करने होते हैं, उधर हमारा जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। थर्ड देखने की कोशिश करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख के आपको लगेगा कि यार ये 15% से ऊपर है, ऑलमोस्ट 29.26% है। पर अगर आप 2016 और 15 से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा उस समय 40% से ऊपर हुआ करता था और ये घटते घटते 29% के पास आया है।
अभी भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि खराब है, अभी भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। ये पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी आज के दिन 23.63% है। हमें कितना चाहिए? मिनिमम 15%, और हम कोशिश करते हैं कि 20% से ऊपर मिले। पर अगर 2016 और 15 में देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 30% के आसपास है, वहां से काफी ज्यादा गिरा है। ये हमें नोट करना पड़ेगा कि रेगुलरली इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिरते जा रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जाके देखे तो ईपीएस ग्रोथ रेट जून में तो -26% थी, विच इज ओके, क्योंकि जून का क्वार्टर एक एक्सेप्शन क्वार्टर बोल सकते हैं, तो इसे हम हटा सकते हैं। बाकी हम रेगुलरली देखेंगे तो ईपीएस ग्रोथ रेट कंफर्टेबल रही है। आई नो 2020 मार्च में भी अपने को जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब हम लोग चाहते एटलीस्ट 15% हो, यहां पे 9% ही थी, और इसमें कंपनी का मैनेजमेंट का कहना था कि लॉकडाउन का इंपैक्ट आया। आई पर्सनली बिलीव लॉकडाउन का इंपैक्ट सिर्फ 10 दिन के लिए था, उसके बेसिस पे हमें यह समझना कि पूरे क्वार्टर पे इंपैक्ट आ गया, वो जस्टिफाई थोड़ा सा कम करता है। बल्कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की तो ज्यादा सेल हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन से पहले लोगों ने हड़बड़ी में बहुत सारा स्टोर करने की कोशिश करी थी। ये एक ऐसा पॉइंट है कि लास्ट 2 क्वार्टर में इसकी ईपीएस इतनी अच्छी नहीं रही है। सेल्स की भी बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, पिछले 2 क्वार्टर की नेगेटिव रही है, उससे पहले 3 क्वार्टर में सिर्फ 7% की ग्रोथ रेट थी। ये हमें देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल्स हमने जितने भी एनालाइज करो, जितने भी पॉइंट्स देखेंगे ना, फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी बिल्कुल ओकेश है। हम ये समझे कि ये बहुत ही सुपर ग्रोथ कंपनीज है। देखिए, जब भी रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है ना, उससे ये देखना पड़ेगा कि क्या उससे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्या उसको इमीडिएट रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। इमीडिएट मतलब मे बी नेक्स्ट 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, क्या ये पॉसिबिलिटी आ रही है, ये हमें देखना जरूरी है। और इसके लिए मैं पर्सनली हमेशा ग्रोथ स्टॉक यूज करता हूं, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक में रिटर्न पोटेंशियल स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा होता है। मोर देन दैट, वैल्यू इन्वेस्टिंग में ना गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसीलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग में पर्सनली हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर किसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है ना, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करनी चाहिए, और ग्रोथ इन्वेस्टिंग करनी है तो डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। इस कंपनी में अभी तक हमारे जो क्राइटेरिया होते हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। बाकी देखा जाए इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड वो बेहतरीन है, मतलब एक ऐसी कंपनी है जिसकी डिविडेंड यील्ड शायद ही कुछ कंपनी से, कुछ सिलेक्टेड कंपनी से जो इसे बीट कर पाती है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की बहुत ही बेहतरीन है। फाइनेंशियल्स की बात करी जाए ओवरऑल ओके मेरे पर्सनल क्राइटेरिया पूरे नहीं कर रहा है, ये मैं ध्यान रखूंगा। इससे पहले कि हम कंक्लूजन पे जाए, अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन पे जीरोधा का डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक, अलाइस का लिंक है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो डीमैट ला के प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं। डीमैट के लिंक्स और प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसी के साथ साथ अगर आपको यूजफुल लगे तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप कंसीडर कर सकते हैं। मेंबर्स को हम काफी एडिशनल चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। मेरी पर्सनल ट्रेड्स में कैसे फ्रेम करता हूं फॉर एजुकेशन पर्पस सिखाने की कोशिश करते हैं। आपको लगे यूजफुल तो आप भी कंसीडर कर सकते हैं। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। इसके कंक्लूजन में बात करें ना, हमें एक पी रेशियो की तरफ भी नजर डालनी पड़ेगी। इस कंपनी का पी रेशियो अराउंड 14 है। बोला जाता है कि यार इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी जो एफएमसीजी में काम करती है, जैसे कि ब्रिटानिया, एचयूएल, इन सब का पी रेशियो ना अराउंड 40 के आसपास रहता है। 35 के ऊपर तो हमेशा ही चलता है। उसके बेसिस में ये कंपनी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। एक चीज समझेगा, अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन, अगर इस कंपनी की बात करी जाए, अगर हम रेगुलरली देखें ना, हमेशा ही इसका पी रेशियो अराउंड 14 to 17 रहा है। हम ये समझे कि हमेशा ही मार्केट ने इससे कम वैल्यूएशन दिया और हमेशा ही मार्केट इसके अगेंस्ट रहा है तो ये गलत होगा। हम ये समझे कि मार्केट को ऐसा कुछ नहीं पता जो मुझे पता है, गलत होगा। अगर इसको रेगुलरली 14 से 17 के बीच का पी मिल रहा है, उसका कारण ये है कि एक ऐसी कंपनी जो सिगरेट में मेन फोकस रखती है। सिगरेट की जितनी भी कंपनीज होती है उसके हिसाब से इसका वैल्यूएशन ओकेश है, थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम मतलब अराउंड 17 का वैल्यूएशन मिलना चाहिए, 14 पे है। बट जो लोग समझ रहे हैं कि इसे 30 के ऊपर का वैल्यूएशन इमीडिएटली मिल जाएगा, वो मुझे पर्सनली समझ नहीं आता। इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है कि आने वाले समय में ये 1 लाख करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू होगा। आने वाले समय में ये अपना एफएमसीजी बिजनेस बहुत बढ़ा देगी। आने वाले समय में ये सिगरेट का बिजनेस कम कर देगी। आने वाले समय में ये अपना फोकस चेंज कर देगी। ये सारी बातें फ्यूचर की। मैं पर्सनली क्या बिलीव करता हूं, मुझे आज क्या हो रहा है, आज क्या फाइनेंशियल्स में दिख रहा है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर आने वाले समय में जो ये कंपनी कहने की कोशिश कर रही है वैसा होता है तो मैं खुद इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान करूंगा। इससे पहले कि हम कंक्लूजन की तरफ जाए, प्लीज समझिएगा ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए मुझे क्या लगता है वो मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। इन्वेस्ट करने या ना करने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लेना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मतलब अभी तक इस कंपनी के जो भी बातें आ रही है जिसके बेसिस पे काफी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए भाग रहे हैं, वो रीजन ये है कि फ्यूचर में ये ऐसा करेगी। मैं पर्सनली क्या रूल्स फॉलो करता हूं, जैसे ही कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी उसके फाइनेंशियल्स में दिखेगा, उसके अर्निंग्स में दिखेगा, उसके आरओई, आरओसी और उसी के साथ साथ सेल्स और ईपीएस फिगर्स में दिखेगा। जैसे ही मुझे दिखेगा ना, मैं भी इस कंपनी के पीछे भागूंगा। पर जब तक नहीं दिख रहा तब तक मैं पर्सनली इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आज के दिन रेडी नहीं हूं।
मार्केट में बहुत सारी इससे बेटर कंपनीज है जो मेरे पास अवेलेबल है। अगर मेरे पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, देखिए मार्केट में हमें चूज करना है, हमारे पास कैपिटल कितना भी हो वो लिमिटेड होता है, मुझे पर्सनली चूज करना है, मेरे पास इससे बेटर चॉइस आज के दिन अवेलेबल है, तो इससे मैं आज के दिन चूज नहीं करूंगा। वैल्यूएशंस के बेसिस पे जाना चाहे और टेक्निकल के बेसिस पे जाना चाहे तो ये थोड़ा सा अभी अंडरवैल्यूड है। मतलब समझा जाए तो ये कंपनी रफली अराउंड 190 से लेके 200 के बीच में ट्रेड करना इसकी फेयर वैल्यू होती है। उसके बेसिस में ये आज अंडर परफॉर्मिंग है या फिर आज काफी सस्ता अवेलेबल है, मतलब 20 से 30 रुपए का मार्जिन हमें यहां पे मिल रहा है। बट मैं पर्सनली, मेरे ये क्राइटेरियाज पूरे नहीं कर रहा है, मेरे पास इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, इसीलिए मैं अभी इसमें पर्सनली इसमें इन्वेस्ट ना कर रहा हूं, ना ही मेरा आज के दिन इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट एक पैसे का भी है। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वो एक अलग बात है, वो म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है, मेरा पर्सनल डायरेक्ट इक्विटी शेयर में इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये आप समझ पा रहे होंगे। आप में से काफी लोग कमेंट करने वाले, अनंत आपको पता नहीं है आईटीसी ऐसी अच्छी कंपनी है, फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगी, फ्यूचर में ये रिजल्ट्स आएंगे, फ्यूचर में 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा, ये फ्यूचर की बातें कर रहे हो। आपको क्या लगता है अगर 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू हुआ तो आज आंखें बंद करी कल खोली और 1 लाख करोड़ का हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा ना, मतलब इट विल टेक सम टाइम, ये ग्रो करेगा धीरे धीरे। जैसे ही ये ग्रो करेगा और मेरे क्राइटेरिया पूरे करेगा, मैं वापस से इस कंपनी में पोजीशन बनाने का प्लान कर लूंगा। बट आज के दिन मैं प्लान नहीं करूंगा, सिर्फ इसको देखते हुए कि इसका 3 पी कम है, मतलब ये 190 के आसपास बढ़ने की पोटेंशियल रखता है, फेयर वैल्यू भी इसकी 190 के आसपास होती है, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं एटलीस्ट आज यूज नहीं करूंगा। अगर आपको जो भी फाइनल लगे, आपने एडवाइजर से बात कीजिए और फिर यूज करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा ना, आई एम वेरी श्योर काफी कुछ हमने हटके बात करी है, मोर देन दैट कुछ ऐसे भी पॉइंट्स पे बात करी है जो आपको आने वाले समय में भी काम आएंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 दोस्तों के साथ शेयर करना है या 5 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर लगे यूजफुल तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करने के बिना मत जाइएगा। बेल आइकन क्लिक नहीं किया ना तो आपको कैसे ही कोई ना कोई इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।